हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायोलॉजिकल साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। मूल शिक्षण से तात्पर्य है विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त हेतु तैयार करना, गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थी के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? मौखिक, घटनावृत्त, लिखित, प्रायोगिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायोगिक परीक्षाओं का। चलिए देख लेते अगला। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्माणात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन विकल्प प्रकार के प्रश्नों में सही है? वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। वे सही उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। चलिए देखते हैं अगला। कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस का संबंध है छात्र के अधिगम संबंधी क्रियाओं से, छात्र के अधिगम संबंधित प्रत्याशित व्यवहार से, छात्र अधिगम संबंधित परिस्थितियों से, अपेक्षित निष्पत्ति संबंधित मापदंड के निर्धारण से तथा सभी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं है? वस्तुनिष्ठता, विषय निष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग, विश्वास योग्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि अगर अच्छे प्रश्न पत्र जब उनका शब्द ही स्पष्ट नहीं होंगे तो क्या प्रश्न पत्र अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए अगला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण के मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करते हैं? कोड में सही विकल्प देखते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान है। जब हम पढ़ते हैं तो अन्वेषण और अनुकूलन के बीच कोई अंतर नहीं रहता। शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। शिक्षण का कार्य सूचना प्रदान करना है। अधिगम के घटित हुए बिना कोई शिक्षण नहीं कर सकता। तो इनके राइट ऑप्शन इसका देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, 1, 4, 6 करेक्ट हो जाएगा। 1, 4, 6 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः परीक्षण होता है किसका? शक्ति का, अभिक्षमता का, गति का, छात्र उपयोगी का। इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति का। चलिए एक बार देते हैं। निम्नलिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? भाषाई व्यक्ति पर, तार्किक प्रस्तुति पर, जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता पर, विषय का परिज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण के मूल्यांकन के तत्वों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं? देखते हैं। शिक्षण और छात्रों के सीखने की क्षमता का शामिल होना, समय अनुसार नवाचार का समायोजित होना, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण मूल्यांकन के प्रकार हैं? चयनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3,
1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 प्रकार के मूल्यांकन हो जाएंगे। शिक्षण मूल्यांकन के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3। चलिए अगला देखते हैं। उच्च शिक्षण में क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन के तत्वों में कौन शामिल नहीं है? क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन में कौन शामिल नहीं है? सेमेस्टर, क्रेडिट हस्तांतरण, परीक्षाफल, ग्रेडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षाफल। चलिए, क्रेडिट प्रणाली में यूजीसी ने कितने अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर आधारित जांच में शिक्षार्थी अगले प्रश्न पर जाने हेतु किस बटन का प्रयोग करते हैं? किस बटन का प्रयोग करेंगे? सेव एंड अगला बटन, सबमिट बटन, सेटअप बटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेव एंड अगला बटन। जैसे हमने बोला कि हमने कोई क्वेश्चन कर लिया है, उसको हमें अगले प्रश्न पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? जो प्रश्न है उसको सेव कर लेंगे, फिर अगले बटन पर चले जाएंगे। मूल्यांकन के नवाचार में किन किन विद्यार्थियों का प्रयोग किया जाता है? किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? ऑडियो, वीडियो, स्लाइड, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए देखते हैं अगला। मूल्यांकन में नवाचार से प्रभावी होता है शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षार्थी का लक्ष्योन्मुखी विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन में नवाचार से प्रभावित होता है शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षार्थी का लक्ष्योन्मुखी विकास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही उसका मूल्यांकन कहलाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम्स। किससे संबंधित है ये कथन? एडम्स से। क्वेश्चन आ सकता है, कथन लिख सकते हैं, उसके साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन के नंबर पर ना जाइए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग पुस्तकों से मैंने ढूंढ के बनाए हैं। तो आप क्वेश्चन का नंबर मत देखिए, क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे होता है? सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों की जानकारी से, रुचियों, अभिव्यक्ति, मूल्यों के विकास से, शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से, उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूचनाओं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो बनाया था ना, उससे क्वेश्चन है ये। चलिए देखते आगे। निम्नलिखित में से भावात्मक क्षेत्र के स्तर कौन कौन से हैं? भावात्मक मतलब भाव से होते हैं। क्या क्या हो सकता है भाव? आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना, मूल्यांकन, संश्लेषण, ज्ञान, ज्ञान प्रयोग, विश्लेषण, बोध, हस्तकौशल, प्रस्तुतिकरण, एकरूपता। तो भावात्मक मतलब होता है जो अपने भाव से होता है, जैसे रिसीव करना, अनुक्रिया, ये सब क्या है? इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के क्रमबद्ध व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? क्या नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता। तो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता। चलिए अगला देते हैं। अध्ययन करने वाला निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? अध्ययन करने वाला क्या होता है? जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है। तो किस किस नाम से देखते हैं?
शिक्षार्थी, छात्र, अध्येता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि जो अध्ययन करने वाला होता है उसको शिक्षार्थी, छात्र, अध्येता ये सभी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व है। क्या दायित्व है? छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण, छात्रों के व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, कार्य विश्लेषण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है किससे है? मानसिक योग्यताओं से, मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, मगामक योग्यताओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से होता है, बौद्धि से, मस्तिष्क से, इससे ज्ञान का संबंध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है। और देख लेते जो शारीरिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से क्या होता है? भावात्मक होता है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शिक्षण संस्थान का प्रयोग किसने किया था? कौन साइंटिस्ट? जॉन डेवी, B.O. स्मिथ, वाटसन, जेम्स ब्रूनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स ब्रूनर। चलिए देखते हैं अगला। किस सिद्धांत के द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है? श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसमें शिक्षार्थी क्या होता है? वो सिर्फ सुनता नहीं रहता है, उसको कार्य भी करता है। अन्वेषण विधि जैसे ये है, इसमें क्या होता है? वो खोज विधि, इसमें क्या करते हैं वो लोग? प्रतिभागी होते हैं बच्चे। शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? बालक में रुचि का विकास कब होगा? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुदेशन क्रिया, विभाजन सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत बालक में रुचि का विकास होता है। चलिए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। देखिए फ्रेंड्स, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञान का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है, बुद्धि से होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने हेतु क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था? तो इसको हम राइट ऑप्शन से देख लेते हैं। ये कथन कहा था गेट्स महोदय ने। किसने कहा था? गेट्स महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के समान सूत्र बताए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला देखते हैं। शिक्षण के चरों के कार्य हैं उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण के सभी चर हैं उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन। फ्रेंड्स, इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा चर है कौन नहीं है, तो इनके तीनों के नाम भी याद कर लीजिए। चलिए अगला देते हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो इनमें से कौन कौन से वर्ग हैं पूछा गया क्वेश्चन। ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोसंचालित क्षेत्र। इनमें से तो मतलब 3 भागों में व्यक्त किया। तो आपको पता ही है, तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे इसके। ज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक या क्रियात्मक, मनोसंचालित ज्ञान। इसको क्रियात्मक भी या मनोगत्यात्मक भी बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य कौन कौन से हैं, मुख्य स्तर हैं कौन से हैं। इसमें पूछा गया है कि ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के में कौन कौन से, बोध भी है, विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये जो ज्ञानात्मक पक्ष में कितने स्तर हैं इनके नाम भी सब लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें सीक्वेंस लिखने को आ सकता है या फिर बता सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में कौन से स्तर हैं कौन सा नहीं है। तो अब मैंने एक वीडियो बनाया है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उससे आप पढ़ लीजिए तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावात्मक ज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं मनोदृष्टि, प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेशन होता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ, ये तो करेक्ट है। चलिए, भावात्मक ज्ञान से क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन, मनोदृष्टि की समावेश होता है। चलिए अगला देते हैं। और आगे क्या इसका, और जो पिछले पेज का है इनमें से क्या क्या राइट हो जाएगा। इसमें से 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और दो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जो पिछले पेज में जो थे वो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं 35 क्वेश्चन। भावात्मक पक्ष के स्तर हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे आकलन, निरूपण, आग्रहण। तो ये क्या है, तीनों ही हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही किसके हैं, भावात्मक पक्ष के हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 देखते हैं। मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या, हस्त कौशल से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, करेक्ट। प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट व्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है। तो इसका 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। बौद्धिक कौशलता से किस रूप में सहायक होती है, समस्या को सुलझाने में, सीखने की अवधारणा में। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धिक कौशलता, जो जिसका बौद्धिक अच्छा हुआ, कुशल होगा बुद्धि रूप से, तो उसको क्या होगा, समस्या को सुलझा लेगा, सीखने में भी उसको आसानी रहेगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। शिक्षण कार्य में प्रकटीकरण का क्या निहितार्थ होता है। तो शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, शिक्षण कार्य में संशोधित करना। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र। चलिए इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अगले पेज में देखते हैं। चलिए 39 को देख लेते हैं। इसमें पूछा है कौन सुमेलित है, तो सुमेलित देख लेते हैं कौन सा। इसको तो राइट ऑप्शन हो जाएगा और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, संचालन तंत्र, तकनीकी का समावेश। 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है जो है ये सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है पिछले के।
चलिए देखते आगे। चलिए देखते अगला। हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदी प्रणाली में निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो प्रस्तावना, तो हर्बर्ट ने 5 पद दिए थे, ये इनके को आते हैं क्वेश्चन कि कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं। देख लेते क्या क्या है। प्रस्तावना, पहले कोई भी चीज़ करेंगे, मतलब कोई भी किसी के बारे में भी स्टडी बच्चे शिक्षण करवाएंगे तो क्या होगा, पहले प्रस्तावना करेंगे, फिर उसकी प्रस्तुतिकरण होगी, फिर तुलना और संबंध होगा, निष्कर्ष और सामान्यीकरण होगा, फिर प्रयोग और अभ्यास होगा। तो ये 5 पद हैं। 5 पद कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा पद नहीं है कि नहीं है। और इसमें अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनको पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो इनका पुनर्व्यवस्थित देखते हैं। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बी में क्या है 1 2 3 4। तो इसका राइट इसमें यही हो जाएगा 1 2 3 4। तो पहले ही प्रस्तावना होती है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर तुलना संबंध होगा, फिर निष्कर्ष होगा, सामान्यीकरण, प्रयोग और फिर अभ्यास होगा। चलिए देखते अगला। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है। तो किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक होता है, तो वैसे बोध स्तर का होता है। 49 का देखते हैं क्या हो जाएगा। सॉरी, निम्नलिखित प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति स्तर। मतलब हाँ, स्मृति स्तर होगा, मतलब पहले उसके बारे में हमें जानकारी होगी। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला। पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध स्तर से। बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। 51 देखते हैं क्या आवश्यक है इसके लिए। स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, छात्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, छात्र बुद्धिमान हो, उसमें से कोई नहीं। तो मेन चीज़ तो इसके लिए 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। बोध स्तर का मतलब उसके बारे में बोध हो, उसके बारे में हमें जानकारी हो कि हाँ ये कोई चीज़ है, उसे ही इसमें बोध स्तर बोलते हैं। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित सोपान है। क्या क्या है। व्यवस्था, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1। 2 3 4 1। तो सबसे पहले हो जाएगा अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर व्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। सेवेंटी वन क्या क्वेश्चन है। हर्बर्ट की पंच प्रणाली में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। देखते हैं क्या क्या है। प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, तुलना तथा समरूपता। तो इनमें 71 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। मतलब कि जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है उनमें कौन कौन से शामिल है। तो ये तीनों ही शामिल है। 5 हैं, 5 पदों को आप एक बार याद कर लीजिएगा। इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है तो आप कर लेंगे। चलिए इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो देखते हैं अगला। हर्बर्ट के अनुसार प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की विशेषता में कौन शामिल है। प्रारूप की विशेषता में क्या शामिल होगा। निश्चितता, पूर्व कथनीयता। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और अगला देते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा होता है। लिखित परीक्षा के द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया था। बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया था।
74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशन। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप एक बार सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बनाए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।